और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही होगी। इसके पहले हमने जो वीडियो बना रखा है उसको आपने थॉरली देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिकली अरेंज करें और जो भी हम टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको आप डे टू डे रिवाइज भी करते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने कमेंट जरूर पोस्ट करें, जिससे ये पता लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम्स काफी होता है। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल के बारे में जानेंगे, फिर डाइपोल से रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे और इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्लेस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे और इसके इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल, मोनोपोल, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं मोनोपोल, डाइपोल या मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल और डाई मीन्स टू। इसका मतलब दो पोल है और ये दो पोल इक्वली, दोनों पोल पे जो चार्ज है वो इक्वली इन मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ, जो भी आप कह लें। इसका मतलब है कि चार्ज का स्ट्रेंथ, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस होगा। और फाइनाइट डिस्टेंस हम लोग 2a अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर 2a ही क्यों हम प्लेस करें, इसकी जगह पर हम और भी कोई डिस्टेंस ले लें। बिल्कुल आप ले सकते हैं। यदि आपने a लिखा तो ऑब्वियसली आप इसके सारे कैलकुलेशन को a के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। यदि आपने इसका साइज l रखा तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस 2a। 2a को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल लेंथ। A pair of equal and opposite charges separated by a finite distance is called an electric dipole। अब यहां पर ये डाइपोल हमने देखा। अब डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है, डाइपोल की जो ताकत है, उस ताकत को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। अब मोमेंट से रिलेटेड जब भी टर्म आए तो आप समझ ले ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हमने जो डाइपोल का जो फिगर आपको ड्रॉ किया था वो लिखा था माइनस क्यू और प्लस क्यू, चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। इसका मतलब यहां पर चार्ज और सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट देगा वो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। ईदर चार्ज मीन्स या तो माइनस क्यू लेंगे या प्लस क्यू, लेकिन चार्ज मैग्नीट्यूड के टर्म में रहेगा। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस और डाइपोल लेंथ। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या लिखेंगे? चार्ज और उसके बीच का सेपरेशन। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? डाइपोल लेंथ। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पी वेक्टर यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2a, अब डायरेक्शन दे दे 2a वेक्टर।
ठीक, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और जब हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में, और डायरेक्शन जब रिप्रेजेंट करना हो तो ये। अब मान लो आपने 2a वेक्टर नहीं लिखा, अब सपोज ये डाइपोल अलाइन है y एक्सिस के अलोंग। अब हम 2a सेपरेशन या इसका जो भी डाइपोल मोमेंट है इसका यूनिट वेक्टर p कैप ले लिया, तो डाइपोल मोमेंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम -q टू +q। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डाइपोल अलाइन है एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज, तो डाइपोल मोमेंट आपको लिखना है तो q इनटू सेपरेशन 2a ले लिया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आई कैप भी लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से आप डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर इसका यूनिट और डायमेंशन, यूनिट बहुत इजी है, आप चार्ज को कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेपरेशन को मीटर, तो ऑब्वियसली कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। ये यूनिट हम लोग यूज करते। दूसरा जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, और प्रैक्टिकल यूनिट डीवाई होता है, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डीवाई। साइंटिस्ट के नाम पे नाम थोड़ा अच्छा से लेंगे तब ना ऊपर जाएंगे तो पकौड़े वगैरह खिलाएंगे ये। तो यहां पर डीवाई प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, चार्ज को आप क्या लिखते हैं, एम्पियर टाइम लिख देते हैं, और सेपरेशन को एल लिख देते हैं। इसका मतलब एल पहले लिखेंगे, टी लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। तो डाइपोल मोमेंट क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ये जो एक लाइन रह गया ये हम लोग मिस कर गए, तो मिस कहां, अभी तो स्लाइड हमने हटाए भी नहीं। तो यहां पर सिंपली ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इसको हम लोग डाइपोल एक्सिस कहेंगे। और ये तो प्रीवियसली हमने आपको बता दिया, ये जब भी यूज करेंगे तो ये डाइपोल लेंथ होगा। तो कितना कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, क्लास में बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है। देख लीजिए हमने क्या लिखा, Q इंटू 2a, फिर यूनिट देख लीजिए, लिख दिया कूलममीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट डीबाई। अब आ जाए सबसे पहला कि व्हाट इज डीबाई। डीबाई का मतलब क्या है, डीबाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तो कहता है कि यदि आप चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप और हमने डाइपोल ड्रॉ किया, -q +q, और ये हम लोगों ने डाइपोल लेंथ लिया, तो कहता है कि जब आप यहां पर 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन चार्ज को प्लेस करेंगे, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम यूज कर लें, तो ये जो डाइपोल फॉर्म किया इसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो डीबाई। तो डीबाई को हम लोग कैसे कूलम मीटर से कोरिलेट कर सकते हैं, तो 1 डीबाई। तो 1 डीबाई आप क्या लिखेंगे, अभी क्या कहा, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन, तो चार्ज हम लोगों ने लिखा 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन, सेपरेशन कितना लिया, 1 एंगस्ट्रम। और हमने प्रीवियस क्लास में वीडियो में बना रखा है चार्ज का यूनिट, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट आपको बता रखा है, रिकॉल करो जल्दी से। स्मॉलेस्ट यूनिट स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन, क्या रिजल्ट था, 1 कूलम, 3 × 10⁻9 स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन। It means 1 Franklin is equal to 1/3 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। एक फ्रैंकलिन का वैल्यू 1/3 इंटू 10⁻⁹ ये कूलम में आ गया। चलिए, एंगस्ट्रम तो ऑलरेडी जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर। देखिए कूलम मीटर आ गया, तो यहां पर ये आ गया 1/3। अब 10 के पावर चेक करें कितने आ गए, ये -20 और ये 9 चला गया -29 कूलम मीटर। देखो कितना इजीली हम समझा रहे हैं। अब यहां पर ये 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10⁻⁻29/10 हो जाएगा कूलम मीटर। अब ये बताओ 10/3 3.3। अब इसको सॉल्व करो, ये 10⁻⁻30 कूलम मीटर। इसका मतलब 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। क्लियर? तो ये हम लोगों ने रिजल्ट भी फाइंड कर लिया। देख लीजिए रिजल्ट हमारा टैली कर गया, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। अब यहां पर आइडियल डाइपोल एक नया टर्म आ गया। व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? आइडियल मैन, इसका मतलब 100% परफेक्ट। ठीक, तो यहां पर आइडियल डाइपोल, तो डाइपोल पहले समझते हैं मीनिंग, फिर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सिंपली मान लो एक डाइपोल हम लोगों ने लिया। अब ये डाइपोल -q + q है, इसका डाइपोल लेंथ 2a है। अब हमने चार्ज के स्ट्रेंथ को, या सिंपली ऐसा कह दे, हम तो सेकेंड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर इसका साइज हमने काफी कम कर दिया, तो चार्ज का स्ट्रेंथ अलग हो गया, q' मान लिया। अब इस साइज को हमने लिख दिया a/36। अब डाइपोल मोमेंट निकाल करके देखें क्या आएगा, क्या वही चार्ज रहेगा? तो फाइंड करते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट हो गया q × 2a। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालो, p' q' × a/36। यदि दोनों के डाइपोल मोमेंट को हम लोग इक्वेट कर दे तो q × 2a is equal to q' into a/36। Agreed? तो q' becomes, अब देख लो q' का वैल्यू, यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएंगे, 72 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। ये हमने एग्जाम्पल क्यों लिया? एग्जाम्पल इसलिए लिया कि हम देखना चाहते हैं कि यदि साइज को हम कम कर दें तो चार्ज के स्ट्रेंथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप चार्ज स्ट्रेंथ को, या सिंपली जितना ज्यादा सेपरेशन को डिक्रीज करोगे उतना ज्यादा चार्ज का स्ट्रेंथ होगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग डाइपोल, आइडियल डाइपोल कहेंगे। इसका मतलब एन आइडियल डाइपोल इज वन हुज साइज क्या, 2a tends to 0 means negligible, and strength of charge tends to infinite means maximize, so that the dipole moment has finite value। यदि आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो उसका फाइनाइट वैल्यू होगा। इसलिए हमने लिखा डाइपोल एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर आइडियल डाइपोल्स। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा ले, आइडियल डाइपोल्स मींस whose size 2a tends to 0 and charge tends to infinite, so that, yes, such that the dipole moment has finite value। Clear? देख कितना इजीली हम आपको सिखा रहे हैं। क्लास में डल रहे तो यार इनर्जेटिक होकर के रहा करो। और सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करे और लोगों को बताएं कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। यहां पर आपको दे रखा -q + q + q और डाइपोल लेंथ l दे रखा है। हम लोग डाइपोल मोमेंट इसका फाइंड करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करें?
तो यहां सबसे पहला ये हम लोग -q जो -2q है, इसको हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि क्या क्या डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर भी फॉर्म कर दिया, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। अब यहां पर -q से +q एक डाइपोल मोमेंट P1, -q से +q एक डाइपोल मोमेंट P2, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट विल बी PR स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और आप सभी पढ़े इट इज cos 90 डिग्री, तो cos 90 0, और ये सब का डाइपोल मोमेंट सेम होगा क्योंकि चार्ज का स्ट्रेंथ सेम है और डाइपोल लेंथ भी सेम है। इसलिए हम लोग PR स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। इट इज 2P स्क्वायर मीन्स रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट √2P, और P का मतलब चार्ज इनटू सेपरेशन, और सेपरेशन यहां पर आपको क्या दे रखा है, L दे रखा है। इसलिए डाइपोल मोमेंट कितना गया रिजल्टेंट, √2Q इंटू L। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, यहां पर देखिए ऐसा डाइपोल अरेंज है। अब यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो अभी जस्ट हमने आपको क्या सिखाया, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको +q कर दें, यहां भी एक +q कर दें, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया इन दोनों चार्ज के कारण से। इसको हमने डाइपोल मोमेंट P1 से रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा डाइपोल ये इसके अलोंग फॉर्म कर जाएगा, -q से +q, तो ये डाइपोल मोमेंट P2, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब रिजल्टेंट PR स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। डाइपोल मोमेंट सबका सेम, रीजन चार्ज का स्ट्रेंथ सेम और लेंथ भी सेम। इसको हम लोग P लिख देंगे, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा 2P स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2। इसका मतलब ये 2P स्क्वायर हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, P स्क्वायर बन गए तो 3P स्क्वायर हो गया। रिजल्टेंट विल बी √3 इंटू P, और डाइपोल मोमेंट क्या हो गया इसका, यहां पर इंडिविजुअल बता दो, क्विक चार्ज इनटू सेपरेशन। क्लियर, बताओ भाई। चलिए देखो, हम क्लास में कितने एनर्जेटिक, आपसे इतने बड़े एज में भी काफी बड़े, तब पर भी एनर्जेटिक रहते हैं। आप तो एकदम बिल्कुल डल रहते हो, क्या बात है। चलिए अब आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण से हम लोग फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहला द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में मिड पॉइंट पे हमको निकालना है। सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन यदि बोर्ड लेवल में आते हैं, डेरिवेशंस आता है, तो आप डाइपोल मोमेंट जरूर शो करेंगे। अब यहां पर हम लोग इसका फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर A पॉइंट ले लिया और ये B पॉइंट, यहां जहां भी फील्ड निकालना है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके कारण से अट्रैक्शन हो गया, तो ये EA हो गया ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A। फिर +1 और +q, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये EB हो गया। ये मिड पॉइंट P मान लिया, तो ऑब्वियसली ये हाफ ऑफ द डाइपोल A हो गया, ये भी हाफ ऑफ द डाइपोल A हो जाएगा। तो नेट फील्ड जब आप P पर निकालेंगे, इट इज द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A एंड चार्ज प्लेस्ड एट B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप जानते हो, बेसिकली सब भूल गए क्या, नहीं भूले हो, कोई बात नहीं। यहां पर यदि आप भूल गए तो हम आपको रिकॉल कराते रहते हैं बार बार।
ये डिस्टेंस है, तो यहां पर हम लोग हाफ ऑफ द डाइपोल ए ले रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी के लिए भी ए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्वांटिटी सेम है तो सिंपल 2q बाई ए स्क्वायर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मिड पॉइंट पर निकाला। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम यदि आपसे पूछे कि नेट फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच क्या रिलेशन है, तो अभी आप देखो यहां पर ये डायरेक्शन हो गया नेट फील्ड का, जिसको हमने EA लिखा, फिर हमने EB लिखा, और डाइपोल मोमेंट फिगर में देखो ऐसे आ रहा है। इसका मतलब नेट फील्ड का डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम P पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहां पर ये डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम लिख दे रहे हैं 2q बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या करें, यहां पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, और ये यूनिट वेक्टर हो गया P कैप। हमने बताया था यूनिट वेक्टर किसका, डाइपोल मोमेंट का लेंगे, और ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन -q2 + q, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसलिए जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर? इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे या आपको मल्टीपल चॉइस दे दे, नेम द सिचुएशन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन में आप टिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। क्लियर? जहां हम लोग मिड पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं, ये तो मिड पॉइंट पर निकाला, अब एक्सियल लाइन पर पॉइंट P पर निकालेंगे। एक्सियल मींस अलोंग द एक्सिस। फिर से डाइपोल मोमेंट्स आपको ड्रॉ करना ही होगा, तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, तो ये P वेक्टर यूज कर लिया। इस पॉइंट का नेमिंग AB कर देंगे, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, P है। सेंटर ऑफ द डाइपोल से पहला डिस्टेंस आप R ये जरूर यूज कर लें। अब हमको चार्ज से P का सबसे पहला तो A पर जो चार्ज है और P पर हम फील्ड निकालेंगे, तो इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड हो गया EA, और B पर जो चार्ज है इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड EB हो जाएगा। अब हमें EA और EB निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा P से A तक का होगा। ये हमारा हाफ ऑफ द डाइपोल है, ये डिस्टेंस A है, इसलिए हम इसे R + A लिख देंगे। यहां से यहां तक R + A, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, R - A हो जाएगा। अब हम लोग फील्ड P पर निकालेंगे, तो देखने से क्या लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड यहां पर हम अभी लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, या तो EA - EB और EB - EA, लेकिन आप देख लेंगे मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, अदरवाइज मॉडुलस में लिखेंगे। तो यहां पर हम दोनों लिख देते हैं, जो आपको रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आ सकता है रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज प्लेस एट A, मैग्नीट्यूड लेना है, P से A तक का डिस्टेंस, तो P से A तक का डिस्टेंस R + A का होल स्क्वायर। अब आ जाए B पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर चार्ज Q हो गया, और डिस्टेंस क्या बन जाएगा भाई, R - A का होल स्क्वायर। अब ये आप बताएं दोनों में से कौन सा फील्ड लार्जर है, EB, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में स्मॉलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो हम लोग नेट फील्ड निकाल लेंगे EB - EA। अब यहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले लो, ये बन गया R - A का होल स्क्वायर, ये बन गया
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर दे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, ये माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला देखते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लेते क्या बना, 4AR, तो ये 4AR हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से देख लो Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट बन सकता है, यहां से 2 बाहर कर दे, यहां पर R बच गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट बन गए तो ये 2PR डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां पर हम लोग ये कंडीशन लेके चलते हैं, आइडियल कंडीशन, कि यहां पर R मच लार्जर देन A, तब उस कंडीशन में आइडियल कंडीशन हो जाएगा, डाइपोल स्मॉलर हो गया, इसका मतलब आइडियल डाइपोल हो जाएंगे। इट मींस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स R4। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2PR डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4 हो गया। इसका मतलब ये 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ हो गया। अब फिर वैसे ही रिजल्टेंट फील्ड किधर जा रहा है, तो हम लोग अलग से फिगर ड्रॉ करके देखे। EB इधर है, EA इधर है, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, लेकिन नेट फील्ड किधर जा रहा है, नेट फील्ड B का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसलिए ये पॉजिटिव साइन ही रह गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। कंडीशन क्या आ जाएगा, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाए हम लोग डाइपोल के लिए, इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पर हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, अब इसके लिए हम लोग सबसे पहला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर प्लेस करते हैं, तो इसके कारण से डाइपोल का जो -Q चार्ज है, इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, इसका नेमिंग कर दे तो ये EA हो जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये इसका नेमिंग कर दे तो ये B के कारण से रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो एक हम लोग X एक्सिस और Y एक्सिस ड्रॉ कर दें। अब देखते हैं इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये हमारा लेंथ या डिस्टेंस R है, तो ये वैल्यू हमारा, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करें तो इट बिकम्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, मतलब रूट नहीं लेंगे। यहां पर EB हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये भी हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहां वैल्यू देखे, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है,
इसलिए ये दोनों इक्वली एंगल फॉर्म करेगा। अब ईबी के कंपोनेंट यदि हम इधर लेंगे तो ये ईबी कॉस थीटा होगा, इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ईबी साइन थीटा, फिर इसके कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में लेंगे तो ई ए कॉस थीटा, इसके कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में सॉरी ई ए हो जाएगा तो ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, इट इज ई ए साइन थीटा। ठीक, इसको दूसरे कलर से बोल्ड कर दे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इट इज ई ए साइन थीटा, इरेज करेंगे तो सारा पार्ट इरेज हो जाएगा। तो ई ए साइन थीटा, इसका मतलब ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि एंटी पैरेलल कोलिनियर। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बन जाएगा? तो रिजल्टेंट को हम लोग ई आर से या ई पी से रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब यहां पर ये कॉस कंपोनेंट का समेशन। तो कॉस कंपोनेंट समेशन तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा हो गया, और दोनों फील्ड इक्वल है, ई ए और ई बी इक्वल है, तो आप इसको 2 ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये 2 ई ए का मतलब हो गया Q/4πε0। अब देख लीजिए ई ए हमने फाइंड कर रखा है तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हमें ई ए मिल गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू ढूंढना है भाई, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा √r² प्लस ए स्क्वायर, इट मींस कॉस थीटा a/√r² प्लस ए स्क्वायर। तो यहां हम लोग a/रूट में r² प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया Q × 2a डिवाइडेड बाई 4πε0, इसका वैल्यू हो गया r² प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख दे, तो ये डाइपोल मोमेंट P हो गया 4πε0, ये हो गए r² प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। आइडियल कंडीशन फिर आ जाए, तो आइडियल कंडीशन के लिए थोड़ा सा हम लोग कलर को बदल के चेक, r² मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका मतलब आइडियल कंडीशन, तो ये r² प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, इट मींस ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो r² टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, r³ बन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाए तो P डिवाइडेड बाई 4πε0 r³ हो गया। अब बताओ भाई रिजल्टेंट फील्ड किधर है? तो फिर से सिंपल छोटा सा फिगर ड्रॉ करके देखे, रिजल्टेंट फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन है, यहां पर -q प्लस q चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड। इसका मतलब यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट, तो माइनस साइन लिख देंगे आप, यहां पर 4πε0 r³ हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में भी ये आ गया। इसका मतलब दो सिचुएशन आए जहां पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है, एक मिड पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां? एक्सियल लाइन पर। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब हम लोग आ जाए एक डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कंडीशन आता है। तो ये एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है, यूनिफॉर्म फील्ड को हमने आपको पढ़ा रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, इसको हमने प्लेस किया तो ये एंगल सपोज थीटा फॉर्म किया, तो यहां पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा पॉजिटिव Q पर और एक नेगेटिव Q पर। यहां पर दोनों फोर्स को सम करके हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यदि हम रिजल्ट फाइंड करना चाहें तो यहां पर फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोगों ने F1 लिखा,
इट मीन्स ये हो गया क्यू ई। अब आ जाए F2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू के कारण से, तो माइनस क्यू ई। नेट फोर्स निकाल के देखते हैं, एफ नेट, दोनों का सम कर दे, F1 प्लस F2, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, क्यू ई माइनस क्यू ई, इट विल बी जीरो। क्या इंडिकेट किया कि देर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब ये डाइपोल का जो ओरिएंटेशन हुआ ड्यू टू अ फोर्स, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कपल। और कपल से मतलब हम लोग जो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालते हैं वही फाइंड करेंगे। तो यहां एक कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आता है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कपल एंड टॉर्क। टॉर्क मींस इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उस बॉडी में या उस रिजिड बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट डेवलप करता है तो उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का मतलब होता है एक फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड, दूसरा रिएक्शनरी। कपल का मतलब होता है बोथ आर एक्सटर्नली अप्लाइड। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक बॉटल के ढक्कन को खोलते हो, तो जब बॉटल के ढक्कन को खोलते हो तो क्या होता है भाई, आप थंब से भी एक फोर्स लगा रहे हो और फिंगर से भी लगा रहे हो, दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड है, कपल होगा। अब जैसे एक पेंडुलम सस्पेंड हो रहा है, आप पेंडुलम सस्पेंड है, आपने सप्लाई से इसको एक्सट्रीम पर लाया और फिर अपने रीस्टोरिंग फोर्स के कारण से वापस आया, यह टॉर्क होगा। इसका मतलब एक एक्सटर्नली अप्लाइड और दूसरा रिएक्शनरी हो तो उसको टॉर्क कहते हैं। कपल के लिए बोथ आर रिएक्शनरी। तो यहां पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये कपल हुआ। इसका मेजरमेंट टॉर्क की तरह करेंगे। टॉर्क को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन या परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, इसलिए ये कपल होगा। जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए वो टॉर्क होगा। इसलिए हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ते थे, रॉड का, इन सब का टॉर्क हम लोग फाइंड करते थे। तो यहां पर हम लोग अब इसका टॉर्क फाइंड करेंगे। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए यहां पर हमने फिर से वही एग्जांपल लिया। यूनिफॉर्म फील्ड है, थीटा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम लोग फोर्स पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये F1 पर भी परपेंडिकुलर है और F2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो कोई भी आप एक फोर्स ले सकते हैं। तो यहां पर सपोज हम F1 ले रहे हैं, तो ये हम डाइपोल AB से रिप्रेजेंट करें और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर BN। ये हमारा डाइपोल लेंथ है 2A, ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2A साइन थीटा। हमें नहीं लगता कंफ्यूजन होगा। यदि कंफ्यूजन है तो आप रीड्रॉ कर लो, क्या लगा है ये, आप इसको थीटा, यहां पर आपने 2A लिखा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा। पढ़ा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट। तो यहां पर ये आपका ABN। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN। F1 को देखिए क्या लिखा, QE लिखा, और BN का वैल्यू क्या लिखा भाई, 2A साइन थीटा। तो Q इंटू 2A को आप एक साथ कर दें, इंटू E साइन थीटा हो गया, और Q इंटू 2A को डाइपोल मोमेंट, तो इट इज PE साइन थीटा। और जब भी ये साइन के फॉर्म में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसलिए यहां पर ये
टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और ई क्रॉस पी नहीं लिखेंगे क्योंकि पढ़ रखा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर ई क्रॉस पी क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली आपने डाइपोल को प्लेस किया इन द फील्ड, इसलिए डाइपोल मोमेंट पहले आएगा तो वो ए वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा और फील्ड बी वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। टॉर्क फाइंड कर लिया। अब टॉर्क का हमें डायरेक्शन चाहिए, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 3 डायमेंशन, सिंपली ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और इसको हम लोग जेड एक्सिस मानते हैं। तो जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है वो एक्सिस जेड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जेड डैश। अब देखो इससे कंपेयर करो तो डाइपोल मोमेंट किधर है भाई? जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्या रखा है टॉर्क का एक्सप्रेशन? अभी जस्ट बताया पी क्रॉस ई। अब पी का वैल्यू या पी किस डायरेक्शन में? जेड डैश मीन्स माइनस के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स आई कैप। अब आपने ये पढ़ रखा है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहां पर के क्रॉस आई। ऑब्वियसली सीक्वेंस में है तो जे आ जाएगा, तो माइनस जे, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो टॉर्क इधर हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया। क्लियर? अब यहां पर आपने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, टॉर्क का वैल्यू भी फाइंड किया, पी ई साइन थीटा। अब कंडीशन आप निकाल ले, ये तो आपके लिए इजी है। 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो टॉर्क विल बी 0। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क विल बी पीई। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि एट व्हाट एंगल टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, मतलब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कितना है? पीई। हाफ ऑफ द मैक्सिमम मतलब टॉर्क हो गया हाफ पीई। तो कितना एंगल है? तो आप ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी पी कट जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री पर जब हम लोग किसी डाइपोल को अलाइन करेंगे विद द फील्ड, तो उस कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने टॉर्क, फिर ये देखिए टॉर्क के डायरेक्शन, यही हम लोगों ने फाइंड भी किया। अब आ जाए हम लोग डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म, ये डाइपोल है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। इक्विडिस्टेंस होता तो फिर यूनिफॉर्म होता है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने यहां पर ई माना, यहां हम आगे बढ़ गए तो फील्ड का स्ट्रेंथ हमने ई प्लस डेल्टा ई का, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा माइनस क्यू ई, फिर पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा क्यू ई प्लस डेल्टा ई। तो फोर्स कितना होगा? अब आप कहेंगे सर ये सिंपली हमने इस रीजन के लिए फील्ड अलग लिया, इस रीजन के लिए अलग लिया, इसका मतलब है फील्ड जब वैरी कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब यहां पर फोर्स ये लग रहा है और इस पर ये फोर्स लग रहा है क्यू ई प्लस डेल्टा ई। अब ये हमारा डाइपोल लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब हम लोग जो डेल्टा ए एक्स लिखेंगे एक्स के अलोंग, वो अप्रोक्सीमेटली 2a साइज ऑफ द डाइपोल। यदि इसी को y के अलोंग अलाइन करते तो हम लोग क्या लिखते? डेल्टा y इज इक्वल टू 2a। z के अलोंग अलाइन करते तो क्या लिखते? डेल्टा z इज इक्वल टू 2a। तो यहां पर टोटल फोर्स आप निकाल के देखो, फोर्स F1 हो गया, फोर्स F2 हो गया। F1 का वैल्यू माइनस क्यू ई डाला आपने, F2 का वैल्यू हो गया क्यू ई प्लस डेल्टा ई,
अब दोनों का समेशन देख लीजिए, ये माइनस क्यू ई हो गया, ये प्लस क्यू ई हो गया, ये हो गया प्लस क्यू डेल्टा ई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्यू डेल्टा ई हो गया। फोर्स ये हो गया। अब हम लोग फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोगों ने बदला है, चेंज किया है। तो यहां पर एफ हो गया, क्यू हो गया, ये डेल्टा ई किसके करॉस्पॉन्डिंग लिया भाई? डेल्टा एक्स के करॉस्पॉन्डिंग। तो आप यहां पर यदि हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में निकाले तो चार्ज को यदि डाइपोल साइज से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी के करॉस्पॉन्डिंग डिवाइड होगा। तो एक्स के अलॉन्ग है तो डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने लिखा देखो डेल्ट, मतलब आप सिंपली किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया साइज ऑफ द डाइपोल, तो साइज ऑफ द डाइपोल डिवाइड करेंगे तो उसके अप्रोक्सीमेटली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा एक्स वेरिएशन से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब यहां पर ये डाइपोल मोमेंट पी हो गए और ये डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। तो यदि हम वाई के अलोंग भी निकालेंगे तो ये पी डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई हो जाएगा, और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालेंगे तो पी डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड हो जाएगा। क्लियर? एनर्जेटिक है क्लास में आप लोग? बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए अब आ जाए, नेक्स्ट आ जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। अब ये डाइपोल इनिशियली मान लो थीटा एंगल पर है विद द फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बोलिए क्या होगा? इट इज द एनर्जी required to turn the dipole from zero energy position to present position. Yes, simply it is defined as the amount of work required to turning the dipole from zero energy position to present position. इसका मतलब हम लोग इस डाइपोल को सम एंगल से टर्न कर दें तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहां पर यदि हम इसको टर्न कर रहे हैं थ्रू डी थीटा, तो डी थीटा जब टर्न करेंगे तो इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, हम लोग टॉर्क क्या पढ़े? पी साइन थीटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क के फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम स्मॉल एंगल डी थीटा। इसका मतलब यहां पर ये हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट हम कहां से कहां करें? एक इनिशियल से और एक फाइनल। तो थीटा 1 ले ले और थीटा 2 ले ले, तो इट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब ये पीई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2। अब ये पीई, और यदि नेगेटिव साइन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज कहता है कि लिमिट को इंटरचेंज कर दें। तो लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। अब यहां पर अपर लिमिट थीटा 1, लोअर लिमिट थीटा 2 हो गया। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क की बात जब हम करेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क हो गया पीई, ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। अब यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा? जीरो एनर्जी से
प्रेजेंट, इसका मतलब θ10 का मीन्स 90 डिग्री और प्रेजेंट को हम थीटा मान लेते हैं। इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पीई और यहां पर cos θ1 का मतलब cos 90 डिग्री माइनस cos θ2 का मतलब cos θ। cos 90 का वैल्यू 0, ये बन जाएगा माइनस पीई cos θ। इसका मतलब दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर यह आ जाएगा U पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस पीई cos θ। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स माइनस पी डॉट ई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब यहां पर थीटा का वैल्यू यदि हम 0 डिग्री रख दें, तो 0 डिग्री रखेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखिए कितना आएगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos 0 का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पीई cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। यदि आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। चेंज मींस स्टेबल, इसको हम लोग θ0 को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल फील्ड के अलोंग हो और जब डाइपोल फील्ड के अपोजिट हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, अनस्टेबल टू स्टेबल या स्टेबल टू अनस्टेबल, तो जो फाइनल होगा आप उसको लिखेंगे। तो यदि हमारा फाइनल अनस्टेबल है, इनिशियल स्टेबल है, तो अनस्टेबल हमारा पीई और इनिशियल स्टेबल तो माइनस पीई, इट इज टू पीई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू 2p। आप स्टेबल टू अनस्टेबल निकालो या अनस्टेबल टू स्टेबल निकालो। क्लियर? तो हम लोगों ने ये सारे पार्ट को क्लियर किया। अब यहां पर देख लीजिए ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया कि जब भी फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स हमारा 0 होगा और टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा, और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो फोर्स नॉन जीरो, अभी बताया P d डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स, और टॉर्क 0 और में नॉट भी 0। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट हम लोग, जब दो डाइपोल के बीच का सेपरेशन दिया हो तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है वो फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला पार्ट ये है कि ये डाइपोल मोमेंट P1 जो डेवलप हो रहा है, ये P1 ये डाइपोल अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम लोगों ने एक्सियल लाइन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज कर लेंगे, 2p1 वेक्टर बाई r क्यूब, क्योंकि यहां पर इसके बीच का डिस्टेंस r है और यहां एक डाइपोल अलग डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। तो हमें फोर्स निकालना है। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, जब डाइपोल को हम फील्ड रीजन में रखते हैं तो P2 को हमने E1 रीजन में रखा तो P डॉट E है फॉर्मूला, इसका मतलब आपने किसको रखा है, P2 को, और फील्ड किसने क्रिएट किया, पहले वाले डाइपोल ने, और P2 और E1 का डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये P2 E1 हो गया। P2 हो गए, E1 का वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p1 मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दे रहे हैं, r क्यूब हो गए। इसका मतलब इट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 बाई r क्यूब हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। फोर्स चाहिए तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन
माइनस डी यू बाई डी आर होता है। तो यहां पर एफ इज इक्वल टू माइनस, अब u का वैल्यू आपके पास है -1/4 अब सेलेन नॉट 2p1p2/r³ है। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से 2p1p2/4 कांस्टेंट टर्म और 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन -3/r4 होता है। इसका मतलब फोर्स बिकम्स -6p1p2 डिवाइडेड बाई 4πε0r⁴। ये रिजल्ट आ जाएगा फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। क्लियर? हमें उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट से टैली कर लें। तो ये हमारा देख लीजिए रिजल्ट आ गया -6p1p2 डिवाइड बाई 4πε0r⁴। नेक्स्ट आ जाए कि अब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में जब रखा तो यदि वो डाइपोल में टर्निंग इफेक्ट हुआ तो डाइपोल का जब रोटेशन या सिंपली आप कह सकते हैं डाइपोल एक तरह से पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जैसे डाइपोल को हमने प्लेस किया, इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और एंगल थीटा ये फॉर्म कर रहा है विद द फील्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल लेंथ 2a है। तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट जस्ट पढ़ा, टॉर्क क्या डेवलप किया -pe sin थीटा। क्लियर? और जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉलर हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा को थीटा लिखते रेडियन में, और ये टॉर्क जब होगा तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क I अल्फा, रिस्टोरिंग टॉर्क -pe साइन थीटा को थीटा लिखा। अल्फा इट इज द एंगुलर एक्सलेरेशन -pe/I थीटा। इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एंगुलर SHM का अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा, देन ω² इज इक्वल टू pe/I, ओमेगा बिकम्स √pe/I, और ओमेगा को हम लोग लिख देते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में 2π/t। तो 2π/t इज इक्वल टू √pe/I, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2π√I/pe। तो यहां पर ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, -q है +q है, इसका रोटेशन इसके अबाउट है। तो ये हमारा a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया qa²। तो यहां पर चार्ज के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पर आपका m इंटू a हो जाएगा। तो ये यदि मास m है यहां पर तो I इज इक्वल टू ma² प्लस ma², इट मीन्स 2ma²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इससे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थॉरो स्टडी किया, एक डाइपोल को हम लोगों ने प्लेस किया यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और फिर हम लोगों ने डाइपोल का लास्ट इक्वेशन ये देखा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यही हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब सारे वैल्यू फाइंड किए, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर मतलब साफ नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से आप लोग इसको थॉरली वीडियो को 2-3 बार देखेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखना भाई, तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत बेकार जाएगी। आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसके टाइम पीरियड को कम नहीं करेंगे, या आप फास्ट करके 2x 3x 2x से ज्यादा तो होता भी नहीं है, तो आप उसको कभी भी उस फॉर्म में नहीं देखेंगे।
ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, टीचर का एक अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।